नमस्कार, आज तारीख है 18 अक्टूबर, दिन शनिवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। कर्नाटक सरकार ने एक नया सरकारी आदेश जारी करने का फैसला किया है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर निजी संगठनों द्वारा बिना अनुमति उपयोग पर रोक लगेगी। इस कदम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दैनिक गतिविधियों जैसे शाखाओं और शिविरों पर असर पड़ सकता है, जो अक्सर सरकारी मैदानों में आयोजित होते हैं। कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने बताया कि यह आदेश सभी निजी संगठनों पर लागू होगा जो बिना अनुमति सरकारी संपत्तियों का उपयोग करते हैं। यह निर्णय ग्रामीण विकास मंत्री प्रियंक खड़गे के उस पत्र के बाद आया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि पाटिल ने साफ किया कि यह कदम केवल आरएसएस तक सीमित नहीं रहेगा। केंद्र सरकार ने गोरखालैंड को अलग राज्य बनाने की मांग पर चर्चा के लिए पूर्व उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह को मध्यस्थ नियुक्त किया है, लेकिन इस फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐतराज जताया है। ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र ने राज्य सरकार से कोई सलाह मशविरा नहीं किया। उन्होंने इस नियुक्ति को वापस लेने की मांग की है। अब खबर बिहार विधानसभा से जुड़ी। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। खासकर औरंगाबाद की कुटुंबा सीट पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हो गई हैं। कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को मैदान में उतारा है, तो आरजेडी ने पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को लालटेन के सिंबल पर उम्मीदवार बनाया है। पासवान का कहना है कि वो पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर चुनाव लड़ रहे हैं। कई सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी और कुटुंबा भी इसका हिस्सा है। वहीं चुनाव से पहले ही एनडीए को बड़ा झटका लगा है। सहयोगी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। सीमा ने मंढौरा विधानसभा सीट पर नामांकन भरा था, लेकिन अब इस सीट पर सीमा सिंह का पर्चा खारिज होने के बाद यहां सीधा मुकाबला आरजेडी और जनसुराज के बीच देखने को मिलेगा। उधर नई दिल्ली के ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में आज दोपहर भीषण आग लग गई, जहां कई सांसदों के आवास हैं। दिल्ली फायर सर्विसेज को दोपहर 1:22 पर सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग ग्राउंड फ्लोर से शुरू होकर पहली और दूसरी मंजिल तक फैल गई। आग लगने का कारण अभी जांच के दायरे में है। स्थानीय लोगों ने मीडिया को बताया कि अपार्टमेंट का फायर हाइड्रेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा था और पानी की सप्लाई भी नहीं थी। स्थानीय लोगों ने मीडिया को बताया कि अपार्टमेंट का फायर सिस्टम काम नहीं कर रहा था और पानी की सप्लाई भी उपलब्ध नहीं थी। वहीं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आज हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में दोपहर करीब 2:30 बजे भीषण आग लग गई। आग की लपटों और घने धुएं ने आसमान को ढक लिया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इस घटना के चलते एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया। आग कार्गो क्षेत्र के गेट नंबर 8 के पास लगी, जहां आयातित सामान रखा जाता था। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 208 नक्सलियों के सरेंडर के बाद अब उदंती एरिया कमेटी ने माओवादियों से हथियार डालकर आत्मसमर्पण की अपील की है। नक्सली नेता सुनील के पत्र के हवाले से कहा गया है कि गढ़चिरौली और बस्तर में कई कमांडरों ने हथियार डाल दिए हैं और अब सशस्त्र आंदोलन की परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। सुशील ने साथियों से मुख्यधारा में लौटने और जनता के बीच रहकर जनसंघर्ष को नया रूप देने का आह्वान किया है। गढ़चिरौली में सोनू दादा और बस्तर में रूपेश दादा ने भी हथियार सरकार को सौंप दिए हैं। और आखिर में जरा हटके में बात जापान की गर्मी की। भारत में सर्दियों के मौसम ने दस्तक दे दी है, लेकिन इस साल जापान ने अब तक की सबसे गर्म गर्मियां झेली हैं। औसत तापमान सामान्य से 2.36 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। इसेसाकी शहर में तो पारा 5 अगस्त को 41.8 डिग्री तक चढ़ गया। यह 1998 के बाद का सबसे गर्म दिन था। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया कि इस साल 1300 से ज्यादा स्टेशन ने 30 बार 40 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किया। ये 2018 के रिकॉर्ड से 2 गुना है। अब पतझड़ तो आ गया है, लेकिन गर्मी पीछा नहीं छोड़ रही है। पिछले रविवार को कागोशीमा में 35 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग का कमाल है।
प्रशांत महासागर और जापान सागर का बढ़ता तापमान, नमी और गर्म हवाओं ने मिलकर परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया। शोध बता रहे हैं कि 1982 से 2023 तक जापान की गर्मियां 3 हफ्ते लंबी हो गई हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग यूं ही बढ़ती रही तो अगले 30 सालों में जापान में वसंत और शरद ऋतु गायब हो सकती है। सिर्फ गर्मी और सर्दी का मौसम ही रह जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।